वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ बात करते हैं इकोनॉमी की, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि जी मईशत में इस्तेहकाम के बाद उनकी हुकूमत का अगला हदफ जो है वो बरामदात बढ़ाना और दरामदात में कमी करना है, ताकि ज़र मुबादला बचाया जा सके और दौलत पैदा की जा सके जिससे मुल्क में खुशहाली आएगी। और मकामी सतह पर हर किस्म की मसनूआत तैयार करने की ज़रूरत पर भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जोर दिया है, ताकि लोग दरामदशुदा मसनूआत के बजाय अपनी मकामी तौर पर जो बनी हुई अशिया हैं उन पर इन्हिसार कर रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हुकूमत ने मुल्की बरामदात बढ़ाने के लिए इक़दाम किए हैं। अच्छा, एक मुल्क उन्होंने कहा कि उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उसके करंट अकाउंट खसारे पर काबू ना पाया जा सके, और इसके लिए माली वसाइल में तोसी ना हो, मतलब उन्होंने कहा कि नहीं हुई ना, उसमें अगर दौलत पैदा नहीं की गई तो ये जो है मुल्क की मईशत को मुश्किल में डाल सकती है। वैसे PTI की हुकूमत अगर बात करें तो ये दावे करती नहीं थकती थी कि पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम की जानिब सफ़र जारी है, मगर अवाम जो है ये सब इस वक्त सच मानेंगे, उस वक्त सच मानेंगे जब तक उन्हें फ़ायदे भी पहुँचेंगे। हाँ, जब वो मतलब कि देखेंगे कि खुशहाली आ रही है, उनकी क़ुव्वत ख़रीद ज़्यादा हो रही होगी, परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ रही होगी, महंगाई का बोझ उन पर से कम हो रहा होगा, तो मतलब पब्लिक की बात कर लें, अवाम की बात कर लें, गरीब आदमी की बात कर लें, तो वो तो सिर्फ यही चीज़ें सोच रहा है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, हम ताजिर, क्योंकि जो बरादरी है वो बहुत ज़्यादा इससे लिंक्ड होती है, तो हम उनसे भी बात करते हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन ज़ुबैर मोतीवाला साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मोतीवाला साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने तो कहा है कि मईशत को संभाला देने के लिए अब वेल्थ क्रिएशन की तरफ सारी तवज्जो होगी। क्या हुकूमती पॉलिसीज़ इस हवाले से आप देख रहे हैं कि उनकी डायरेक्शंस ठीक हैं? देखिए, एक तो ये है कि जो पॉलिसी है, ये जो बात है, ये बिल्कुल ठीक है कि जो है ना आपको जो है ना वेल्थ फॉर्मेशन पे जाना चाहिए, ताकि वेल्थ फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई एंटरप्रेन्योर अगर यहाँ से पैसे कमाएगा और अगर वो वेल्थ बनाएगा तो डेफिनेटली री इन्वेस्ट करेगा, और री इन्वेस्टमेंट से ही कौमें आगे बढ़ती हैं और कंट्री जो है ना आगे बढ़ता है। देख, मिसाल के तौर पर अगर मैंने कोई बहुत बड़ा अगर मैंने 10 करोड़ रुपए कमा लिए तो शायद 1 करोड़ रुपए मैं खर्च कर दूंगा, 9 करोड़ रुपए तो री इन्वेस्ट करूंगा। और री इन्वेस्टमेंट के जो बाई प्रोडक्ट है वो आप समझ लें कि देखिए उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, उससे एक्सपोर्ट बढ़ता है। ये सारी बातें जो है ना वेल्थ क्रिएशन के साथ ही आती हैं, और वज़ीर-ए-आज़म का जो मतलब है वो यही है, और मैं समझता हूँ कि मैं इसका खैर मकदम करता हूँ। पिछले दिनों में जो बातें होती थी वो ये होती थी कि अगर कोई पैसे बना ले तो उसको बड़ी बुरी नजर से देखा जाता था, और देखा जाता था भाई इसने कहाँ से पैसे बनाए, इसको किसी तरह से भी दबाओ। तो अब ये जो बात टॉप ऑफिस से जब आती है कि अभी हमने जो अहदाफ जो हमने हासिल करने थे वो हमने हासिल किए, अब जो है ना हम वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक दिस इज अ गुड स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट इन द राइट डायरेक्शन, ताकि लोग वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाएं, पैसे बनाएं, और पैसे जब बनाएं तो डिक्लेयर भी करें, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ज़ुबैर मोतीवाला साहब, ये भी बताइएगा, रवा माली साल के बजट में ऐसे कौन से फैसले थे जो आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में मुल्की पैदावार में इजाफे का बाइस बनेंगे? देखिए, जो इस बजट में जो फैसले हुए हैं उन फैसलों का तो इतना बड़ा दखल अमल नहीं है, लेकिन इसके दौरान जो पिछले साल के दौरान हुए, मिसाल के तौर पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने जो है ना 1% के ऊपर जो लोन दिया स्टेट बैंक ने, दैट वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग, जिससे जो है ना वो इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में आई और आएगी। इसी तरह से जब आपने जो गाड़ियों की कीमतों के अंदर जो उन्होंने बजट के अंदर रद्द-बदल किया, उससे भी जो है ना फर्क पड़ेगा। और साथ ही साथ जो हमारे जो सेल्स टैक्स के जो रिफंड स्टॉकअप थे वो उन्होंने रिलीज किए, तो लिक्विडिटी आई और जो है ना हमने एक्सपोर्ट कर सके। साथ ही साथ एक बात हमको नहीं भूलनी चाहिए कि कुदरत का भी इसके अंदर बड़ा हाथ है, और वो जो ये है कि इंडिया में और बांग्लादेश में कोविड की वजह से काफी परेशानियां हैं। उस परेशानी का जो फायदा जो है वो पाकिस्तान को हुआ। पाकिस्तान इतना बुरी तरह कोविड से मुतासिर नहीं था, लिहाजा हमारे यहाँ प्रोडक्शन चलता रहा, और प्रोडक्शन के चलने की वजह से हमारा जो है ना हमने एक्सपोर्ट को हम बढ़ा भी सके और उसके अंदर आगे भी बढ़ सके। तो मैं समझता हूँ कि मुस्बत बातें बहुत सारी हैं, जो एक तो नेचुरली हो गई, अल्लाह की तरफ से हो गई, कुछ हुकूमत ने जो है ना बजट में भी काम किया, बजट से पहले भी, और सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया कि इंटरेस्ट रेट जो 13.25% था उसको 7% पे लेके आए। तो देयर आर मेनी पॉजिटिव जो है ना जिन्होंने ये जो है ना बिल्ड किया है, और आज जो सिनेरियो जब हम देख रहे हैं, और आज हम अगर बात कर सकते हैं कि अप टू 40 बिलियन का अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो पहले अगर आप पिछले साल में ये बात करते तो कोई मतलब ख्वाब समझता या कोई आपको पागल समझता कि कैसी बात कर रहे हैं, जहाँ 22-23 नहीं होता, हम 40 की बात कर रहे हैं। और हम IT के अंदर हमने बड़ा काम किया, और IT की जो पॉलिसीज जो है, जो लोग पैसा IT पहले भी एक्सपोर्ट होता था, लेकिन होता क्योंकि ये हिडन चीज है तो ये बाहर लोग पैसा रख देते थे। अब वो पैसा आने की वजह से 2 बिलियन का एक्सपोर्ट हो गया हमारा IT का, और उनका टारगेट उन्होंने अगले साल का
रजाक दाऊद साहब ने 7.5 रखा है, जरूर सोच समझ के रखा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत ज्यादा अच्छा मोती वाला साहब, जिस तरह की प्रोडिक्शंस मुआशी तज्जियाकार की जानिब से भी आ रही हैं कि जो शराय नमो है पाकिस्तान में वो 6% से ज्यादा है, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? मैं समझता हूँ कि जो रफ्तार इस वक्त इकोनॉमी की है, अगर हम इंपोर्ट पे कंट्रोल कर लेते हैं, इंपोर्ट का हमारे हाथ में नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है कि इंपोर्ट को कम करना, हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कोशिशें करें, इंसेंटिव दें और नई मार्केट्स ढूंढ के दें और सारा काम गवर्नमेंट के साथ बैठ के करें। हम रॉ मटेरियल की जो है ना अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाएं। ये सारे काम एक्सपोर्ट में तो हो सकते हैं। इंपोर्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा एनर्जी बिल है, हमारा फ्यूल बिल है। कि पीएसओ ने जो है ना वो मेरे ख्याल है महंगी तरीन आरएलएनजी खरीदी है और मुझे बताया गया कि 27% ऑफ द ब्रेंट प्राइस पे लिया है। दिस इज वेरी वेरी हाई। जो हमारा पहला वाला जो था उसके अंदर जो हमारा जो था वो 13.67 था, जो हमारा जो लॉन्ग टर्म वायदा है कतर से, वो 13.67 ब्रेंट प्राइस है। तो अगर आप इधर देखें तो ये इतना बड़ा फर्क है कि इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगी। आज आप एक्सपोर्ट गिनते हैं, फिर होम रेमिटेंसेस को मिला के आगे पीछे करके फिर हम उसकी अपनी मईशत को ट्रेड अकाउंट को पूरा करते हैं। ये मुनासिब नहीं है। हमको तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को देखना चाहिए, होम रेमिटेंसेस को अलग से देखना चाहिए। लेकिन जाहिर है हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है और हम जो है ना वो इस तरह इस बुरी तरह से हम फंसे हुए हैं और हमने कोल को बराबर इस्तेमाल नहीं किया। अभी तक सिर्फ 660 मेगावाट बन रहा है। यहाँ कैपेबिलिटी बहुत बड़ी है, 100,000 मेगावाट्स की है। फिर जमपीर का जो विंड टनल है उसमें कैपेसिटी आप बिलीव नहीं कर सकते इतनी विंड पावर की कैपेसिटी है। सोलर विंड के जो है ना वो उसके ऊपर हमको पूरी तरह से हाइब्रिड के ऊपर हमको तवज्जो देनी चाहिए। हमको एनर्जी के इंपोर्ट के बिल को, फ्यूल के इंपोर्ट के बिल को किसी तरह से भी नीचे लाना होगा, उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। ज़ुबैर मोती वाला, एक इल्ज़ाम भी है कारोबारी अफराद के ऊपर, जो बड़े ताजिर कह लें, बड़े कारोबार करने वाले कह लें, उनके हवाले से ये कहा जाता है कि सिर्फ कारोबारी तबके को ही तो फ़ायदा हो रहा है हुकूमती पॉलिसियों की वजह से, सिर्फ वही तो फ़ायदा उठा रहे हैं। जब चाहते हैं वज़ीर आज़म साहब से उनकी मुलाकात भी हो जाती है, मुआशी समरात अवाम तक मुंतकिल नहीं हो रहे हैं, तो ये तो कारोबारी अफराद का फ़ायदा हो रहा है, अवाम का तो फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। ये बात की जाती है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये जब आपकी ये स्टार्ट होता है जब बढ़ना, तो अगर आप इसको कैपेबिलिटी अगर आप पूछते हैं तो आप ये देखें ना कि 22 बिलियन से हम 25 बिलियन तो किया है, 3 बिलियन डॉलर बढ़े हैं ना। हम तो आगे की बातें कर रहे हैं, ये जो बातें हैं आगे की हैं। जब ये आगे बढ़ेगा और जब ये 38-37 बिलियन का जब एक्सपोर्ट आपका हो जाएगा तो ये डेफिनेटली ट्रिकल डाउन होगा टू द मासेस। इसके बगैर क्या कुछ कोई रोक भी नहीं सकता। ये नहीं हो सकता कि कोई जो है उसको कहे कि जी मैं आम लोगों तक नहीं जाने दूंगा इसके सम्राट। इसके सम्राट आर ऑटोमेटिक, ये बिल्ट इन होते हैं। अगर आपके घर में कोई फ्रूट लेके आता है तो सारे बैठ के खाते हैं, एक आदमी तो बैठ के नहीं खा लेता। तो ये तो ऑटोमेटिक है सर कि ये जो है ना ये इसके सम्राट डेफिनेटली ट्रिकल डाउन होंगे। हमको दुआ ये करनी चाहिए कि हमारा ट्रेड, ये जो अकाउंट डेफिसिट है ना, करंट अकाउंट डेफिसिट, जब ये सरप्लस में आएगा ऑटोमेटिकली सारी चीजों के अंदर इन्फ्लेशन भी कम होगा। कोर इन्फ्लेशन जिसकी आप बात करते हैं, देखिए इस वक्त अगर आप 2 आइटम है कोई अगर मुझे कहेंगे कौन सी है जिससे गरीब आदमी जो है ना मुश्किल में पड़ गया है, वो है आटा और चीनी। मैं ये कहता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन करें। अगर ये टैक्सेस आ रहे हैं, आप देखें जुलाई के अंदर रिकॉर्ड टैक्सेस आए, ये कभी भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। तो ये जो पैसा है ये आवाम पे खर्च होना चाहिए और इसलिए सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स अडॉप्ट करके कोर इन्फ्लेशन को इस पैसों से बीट करना चाहिए। मेरा तो मुल्क की आमदनी में इजाफे की बात कर ली जाए तो आप इस हवाले से हुकूमत के किन इकदाम की तवक्कुआत आप लोगों को है कि हुकूमत करेगी, और इस हवाले से कुछ सिफारिशात भी आप लोगों की जानिब से दी गई? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री का पाकिस्तान में लगाना सबसे पहले नंबर पे काम है कि ताकि हम इंपोर्ट बिल को काट सकें। नंबर 2, एक्सप्लोरेशन ऑफ गैस, ये सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि हम जो हमारा फ्यूल बिल है इंपोर्ट का उसको हम कट कर सकें। तीसरे नंबर के ऊपर यूटिलाइजेशन ऑफ थर्ड कोल, उसके अंदर जो गुंजाइश है वो ये है कि 300,000 मेगावाट्स ऑफ पावर, वो 300 ईयर्स, 12 ब्लॉक हैं, सिर्फ एक ब्लॉक इस्तेमाल हुआ है, इसके अलावा बाकी सारे ब्लॉक पड़े। इसके बाद जमपीर का जो टनल है वो 60 किलोमीटर्स लॉन्ग, 120 किलोमीटर्स लॉन्ग, 60 किलोमीटर्स वाइड वो विंड टनल है, उसका इस्तेमाल करें। उसके अंदर जो मोहताद अंदाजे के मुताबिक अगर आप हाइब्रिड कर दें सोलर और उसके अंदर विंड को, तो इट कैन प्रोड्यूस 100,000 मेगावाट्स ऑफ पावर। और वो जो है ना वो आपको विदाउट एनी यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ अ फ्यूल, तो ना कोल, ना उसकी आपको एनवायरमेंटल इशू है ना कुछ इशू है,
उसके अंदर आपको इंसेंटिव्स देकर उसको जो है ना आपको ले आना चाहिए। इस ठीक तरह है। से आपको जो है ना इम्पोर्ट का बिल आप काट सकेंगे। ये इम्पोर्ट का बिल आपने काटा, फिर तरजीहाती बुनियाद पर जिन आइटम्स को, जो लग्जरी आइटम्स है, उनको जो है ना या बैंड करना चाहिए या उनकी ड्यूटी इतनी बढ़ानी चाहिए कि वो लोग इंपोर्ट ना करें। नंबर अच्छा। 4 के ऊपर आप देखें, गाड़ियां जब यहाँ से बनने शुरू हुई हैं, अभी भी इंपोर्टेड गाड़ियां बहुत सारी आती जी। हैं। वो इंपोर्टेड गाड़ियों को जो है ना उसको डिस्करेज करना चाहिए। हमको जो है ना यहाँ की गाड़ियां, बनी हुई गाड़ियां जो है ना इस्तेमाल करनी चाहिए पाकिस्तान की। इसी तरह हर वो शय जो पाकिस्तान में बन सकती है उसको पाकिस्तान में बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जुबैर और मोतीवाला साहब, export बहुत के शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, जो चीज़ें पाकिस्तान में बन सकती हैं कोशिश की जाए कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगे, पाकिस्तान में बनाई जाए, ताकि encourage भी हमें करना बाहर से इम्पोर्ट ना करनी पड़े। बहुत शुक्रिया जुबैर मोतीवाला साहब, ये तजावीज़ भी दे रहे थे और मईशत के हवाले से बता रहे थे। अभी हमने बात करनी है, एक बहुत अहम इशू है, वो है चाइल्ड लेबर। बच्चों से जबरी मशक्क़त एक माशरती अलमिया है और बच्चों की मशक्क़त के खात्मे के लिए बहुत सारे इक़दाम किए गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस मसले का खात्मा नहीं हो पा रहा। लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा जो हुकूमत है उसने इस ज़मीन में अहसन कदम उठाया और 14 साल से कम उम्र बच्चों की जबरी मुशक्क़त और घरेलू मुलाजमत पर पाबंदी लगा दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने घरेलू सतह पर काम करने वाले मुलाजमीन के हुकूक, फ़राइज़ और मुश्किलात के हल के लिए खैबर पख्तूनख्वा होम बेस्ड वर्कर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन बिल जो है 2021 उसकी मंजूरी दे दी है। अच्छा, अब सूबाई वज़ीर मेहनत शौकत यूसुफजई ने होम बेस्ड वर्कर वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन बिल मंजूरी के लिए पेश किया था, जिसके तहत 14 साल से कम उम्र बच्चों से घरेलू सतह पर मुशक्क़त कराने और जबरी मुशक्क़त लेने पर भी पाबंदी होगी, जबकि घरेलू सतह पर मुलाजमीन की भर्ती के लिए बाकायदा तौर पर तकर्रुरनामा जारी किया जाएगा। इसमें तनख्वाह लिखी जाएगी, अदायगी का तरीक़ाकार लिखा जाएगा, काम की नौइयत के बारे में वाज़े तौर पर लिखा जाएगा। सवाल क्या है? सवाल है इम्प्लीमेंट कैसे होगा, क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी या नहीं हो पाएगी, उसमें मुश्किलात तो वाकई बहुत ज़्यादा होंगी। तो ये सवाल है कि बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के ऊपर कितना काम किया जाएगा। बिल्कुल ऐसी है, ये हमेशा यही वाली चीज़ होती है ना, ये कानून तो बन जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात आती है, लेकिन इस कानून के नफाज के बाद क्या होगा कि जी हर मालिक जो है घरेलू सतह पर काम करने वाले अपने मेहनत कशों को तकर्रुरनामे जारी करेगा। काम करने का दौरानिया 8 घंटे ही होगा। ताहम अगर कोई मेहनत कश जो है वो अपनी मर्जी से इजाफी काम करना चाहेगा तो उसके लिए उसे इजाफी उजरत भी दी जाएगी, और इस सूरत में भी हफ्तावार काम करने का जो दौरानिया है वो 60 घंटों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये कहा बड़ी अच्छी अंदर अगर हम देखें, ये कहा जाए कि निकात हैं, शिक मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कई सवालात हैं। हम बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर मेहनत और सकाफ़त शौकत यूसुफज़ई साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत यूसुफज़ई साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। खैबर पख्तूनख्वा में ये जो बिल है उसके ज़रिए 14 साल से कम उम्र बच्चों की जबरी मशक्क़त और घरेलू मुलाजमत पर पाबंदी तो आयद कर दी गई है। इसके चीदा निकात क्या हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये होम बेस्ड वर्कर बिल है और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उनके लिए तो कानून कायदा ये भी मौजूद है, गो कि उस पर भी बहुत ज़्यादा हद तक अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन जो होम बेस्ड वर्कर है, जो घरों के अंदर काम कर रहे हैं, जो मुलाजिम हैं, जो उनके लिए कोई कानून पाकिस्तान के अंदर आई डोंट नो कि है या नहीं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं था। सिर्फ ये ज़रूर था कि जी जबरी मुशक्क़त और ये जो कम उम्री की जो मुलाजमत है इस पे पाबंदी थी, लेकिन एक प्रॉपर कोई कानून नहीं था जिसके ज़रिए हम किसी को सज़ा दे सकते थे, किसी को रोक सकते थे ज़बरदस्ती। अब जो कानून बनाए वो ये कि 14 साल से कम उम्र जो है वो उस पर पाबंदी होगी, होम बेस्ड वर्कर पे भी पाबंदी होगी। पहले तो ये था ना कि किसी वर्कशॉप में काम कर रहा है, होटल के अंदर काम कर रहा है, उस पर पाबंदी होती थी, लेकिन अब जो घर के अंदर भी काम करेंगे तो उस पर भी पाबंदी होगी। दूसरा जो है, जिस तरह घरेलू मुलाजमत की आपने बात की, 7 बजे के बाद वही खातून रह सकती है जो अपनी मर्ज़ी से वो किसी घर में काम कर रही हो और अपनी कंसेंट के साथ कि जी मैं 7 बजे के बाद भी कोई काम करना चाहते हैं। इसी तरह 8 घंटे होम बेस्ड वर्कर के लिए मुकर्रर किए गए हैं। सही है। 8 घंटे से ज़्यादा कोई किसी से काम नहीं ले सकेगा। हाँ, ये है कि वो अगर अपनी मर्जी से इजाफी काम करेगा तो उनको फिर इजाफी उसकी वेज मिलेंगे, बाकायदा उसको कंपनसेट किया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। ये नहीं कि जी वो 8 घंटे के काम में आप 12 घंटे काम करें, ओवर टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। तो जो कम से कम मिनिमम वेज मुकर्रर किया गया है खैबर पख्तूनख्वा में वो 21,000। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो मज़दूर जहाँ भी काम करे, वो घर के अंदर करे या घर से बाहर करे, चाहे वो खातून है चाहे वो मर्द है,
8 घंटे वो काम कर रहा है तो उसकी वेजेस जो है वो 21,000 होगी। तो इंशाल्लाह ताला इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरा हमने वो कायदा कानून उसको फ्रेमवर्क किया जा रहा है इंशाल्लाह ताला, और नोटिफिकेशन हो चुका है ऑलरेडी 21,000 मिनिमम वेज। अब जो होम बेस्ड वर्कर का बिल कल पास हुआ असम्बली से, ये इंशाल्लाह कि जल्द हम नोटिफिकेशन करेंगे, आगाही मुहिम करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि लोगों को शौकत यूसुफ साहब, इस बिल का नफाज करने में मुश्किलात तो पेश नहीं आएंगी, और ये कैसे पता चलेगा कि किस जगह पर जबरी मुशक्कत हो रही है और चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि अभी जो हम एक और बिल ला रहे हैं ESSI का, इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी जो जुम्मे के दिन उस बिल को हम ला रहे हैं। उसमें ये है कि जितने भी प्राइवेट मज़दूर हों या सरकारी इदारों में काम कर रहे हों और वो परमानेंट नहीं है, डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, इन लोगों की बाकायदा रजिस्ट्रेशन होगी। जो भी इदारा अपने पास मज़दूर रखेगा वो रजिस्ट्रेशन कराएगा उसकी पहले। तो जब वो रजिस्ट्रेशन कराएगा तो ऑटोमेटिकली उसका शनाख्ती कार्ड आएगा। तो वो एक तो ये पता चलेगा कि हाँ ये 18 साल से कम है या नहीं है। तो मज़दूर रखने के लिए 18 इयर्स वो लाजमी होगा, क्योंकि उसने वो कराना है, रजिस्ट्रेशन करानी है। फिर उसके बाकायदा 6% जो उसकी जो सैलरी होगी वो 6% जो है वो ESSI या EOBI के साथ जमा कराएगा, जो उसके पेंशन के लिए इस्तेमाल होगा, जो उसके बेनिफिट के लिए इस्तेमाल होगा। तो बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के अंदर इन चीज़ों पे या इन जो डिपार्टमेंट रहे हैं, लेबर डिपार्टमेंट, या इन्होंने इस पे काम नहीं किया था। पहली दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला महमूद खान की सरबराही में इन चीज़ों पे काम हो रहा है, और उसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी वर्कर काम करेगा, और बाकायदा हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, बाकायदा वो इंस्पेक्टर जाएंगे फैक्ट्रियों के अंदर, तो वैसे भी जाते हैं, लेकिन अब हम होटलों पे, बड़े बड़े प्लाजे, बड़े बड़े इदारे जहाँ पे लोग काम करते हैं, उनसे बाकायदा हमारे इंस्पेक्टर जाएंगे, उनसे पूछ गुछ करेंगे, उनकी सैलरी के बारे में मालूम करेंगे, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो नगद कैश सैलरी है वो हम ख़त्म करेंगे। ठीक है। थ्रू सैलरी जो होगी वो थ्रू बैंक होगी। सही है। और बैंक में जाहिर है वो 21,000 से कम कोई भी अगर जमा कराएगा तो उसको सज़ा होगी। ठीक है। पहले चूँकि इसमें सज़ा जज़ा का अमल नहीं था, इस दफ़ा ESSI के उसमें हमने डाल दिया है कि 2 लाख तक जुर्माना स्पॉट के ऊपर, और 1 महीना जेल भी हम भेज सकेंगे उसको। तो ये चूंकि थोड़ा सा सज़ा जज़ा सब कुछ उसमें शामिल हो गया, तो ये बड़ी आसानी से हम मालूम कर सकेंगे कि जी 15 साल या 18 साल से कम उम्र के कितने लोग हैं, और चाहे वो रजिस्टर है या नहीं है। ठीक है शौकत यूसुफ साहब, मामला तो है कि रजिस्टर है या नहीं है, वो रजिस्टर कैसे होगा, उसको कैसे लेके आएंगे, उसको मतलब कि रजिस्टर करवाना, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेना, बैंक अकाउंट बनवाना, यही तो सारे चैलेंजेस होंगे। खैर ये तो चैलेंजेस दूसरी तरफ के हैं। एक चैलेंज ये भी है कि ऐसे ख़ानदान हैं जिन्होंने अपने बच्चों को काम पर लगाया हुआ है, वो कहते हैं जी हम मजबूर हैं, हमारी तो पूरी नहीं पड़ती है, अगर हमारे बच्चे काम ना कर रहे हों, हमारी आमदनी ऐसी नहीं है, हम तो गुजारा नहीं कर सकते हैं। तो जब ये बच्चे काम नहीं कर रहे होंगे, उनको आमदनी का कुछ मुतबादिल तो देना होगा कि जी कि ये मुतबादिल है, आप बच्चों को पढ़ाएँ। तो वो क्या प्लान तरतीब दिया गया? बिल्कुल, देखिए हमारे पास एक तो काफ़ी जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कुछ प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम भी शुरू किया है, कुछ ऑलरेडी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारा कर रहा है, इसके अलावा बैतुल माल है, ज़कात का निज़ाम है। बेसिकली हमारा सिस्टम ठीक नहीं था, और जब तक सिस्टम ठीक नहीं है तो आपको यही लगेगा कि जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है। अब सिस्टम ऐसा बन रहा है कि लोग ज़कात भी दें और वो ज़कात लोगों तक पहुँचे भी। बैतुल माल बना है इसीलिए बना है कि गरीब लोग हैं जो अपने अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी हेल्प की जाए। इसी तरह सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो ऐसे बच्चों की वो खुद वो करे ताकि उनके एजुकेशन का सिस्टम भी बहाल हो, और उनके घर के लिए भी जो है वो मुश्किलात ख़त्म हो। और वो तो ये सारे सिस्टम को हम देख रहे हैं, और ये चीज़ें इंश्योर होंगी तो इंशाल्लाह ताला इन सब के ऊपर अमल दरामद होगा। अच्छा शौकत यूसुफ, कानून के नफाज के बाद हर मालिक क्योंकि घरेलू सतह पर काम करने वाले अपने मेहनत कशों को तकर्रुरनामे जारी कर रहा होगा, तो इसी में वजाहत कर दे कि ये तकर्रुरनामे कैसे जारी किए जाएंगे और इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? देखिए बेसिकली तकर्रुरनामे तो जाहिर है हर इदारे का अपना एक स्टाइल होता है, उसका एक प्रोफार्मा होता है, लेकिन जो असल चीज़ ये है कि वो तकर्रुरनामा तो तब जारी करेगा जब वो रजिस्टर करेगा। जो ESSI जो सोशल सिक्योरिटी है उसके साथ वो अपने लोगों को वहाँ पे बाकायदा रजिस्ट्रेशन उसकी होगी,
जब वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उसके बाद वो इंश्योर हो जाएगा, उसकी सैलरी थ्रू बैंक जाएगी और वो उसको मॉनिटर करेगी, डिपार्टमेंट उसको मॉनिटर करेगा, उसकी सैलरी 21,000 से कम नहीं होगी। और दूसरा ये कि थ्रू बैंक होगी, तो एक तो ये होगा। बाकी जो ज़ाहिर है तकर्रुरनामे के अपना एक जो सिस्टम है वो तो उसमें जो भी लिखा जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है कि कोई भी बंदा बग़ैर रजिस्ट्रेशन के अपने पास मुलाजिमीन को नहीं रख सकेगा। अगर वो रखेगा तो उसको 2 लाख जुर्माना होगा और उसको 1 महीने की जेल होगी, दोबारा गलती करेगा फिर इस तरह होगा। ठीक है। तो ये एक मुसलसल चेक एंड बैलेंस हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो बाहर की दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर ये सिस्टम है, यूके के अंदर है, बाकी मुल्कों में है, जो मैं जहाँ गया हूँ, जो हमने सिस्टम देखा है, उसमें प्राइवेट जो लोग काम करते हैं उनको भी पेंशन मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आपने क्योंकि जिस तरह बिल की बात करे थे आपने उसके ऊपर हमें क्लियर कर दिया है। बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे पाकिस्तान को टाइम देने के लिए। अच्छा हमजा, इस तरह की जो बिल्स हैं, मेरा ख्याल है ना सिर्फ केपी की अगर बात करें बल्कि पूरे जो है पाकिस्तान में इस तरह के जो बिल्स हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम होना चाहिए। खैर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।